नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आपको बता देते हैं कि मुठभेड़ कुलगाम के रेडवानी इलाके में हो रही है और पुलिस के मुताबिक 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका भी है। और उधर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर मोर्चा भी संभाल लिया है। पिछले 24 घंटों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच यह तीसरी बार मुठभेड़ है। गुरुवार को दक्षिण कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे। वहीं पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के जोदार इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू कर दिया था। आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। और आखिरी रिपोर्ट की बात करें तो यहां रिपोर्ट मिलने तक सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए थे। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र, जिस तरीके से यहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में फिर से मुठभेड़ हुई है और फिलहाल बताया जा रहा है कि 3 से 2 आतंकी छिपे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा बलों को आधी रात के बाद जानकारी मिली थी, खुफिया इनपुट जो है वो मिला था। उसके बाद सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना तीनों अंगों ने मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया। और उसके बाद जब पुलिस आतंकी की तरफ से जब फायरिंग की गई तो जो सर्च ऑपरेशन था वो एनकाउंटर में तब्दील हो गया। और अभी भी जो है लगातार गोलाबारी जो है वो चल रही है। आपको बता दूं कि पिछले अगर 3 दिन की बात करें तो लगातार सुरक्षा बल जो है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अंजाम दे रहे हैं और आतंकियों का खात्मा जो है वो किया जा रहा है। 5 आतंकी जो है वो कल ही मारे जा चुके थे। मतलब अगर पिछले कल की बात करें तो 24 घंटे के दौरान सभी 5 आतंकी जो है वो मारे गए थे। कल 4 मारे थे। एक हिजबुल का सबसे पुराना आतंकी था तो जो 2015 से एक्टिव था, वो मारा गया। और कहीं ना कहीं लगातार आतंकी जो बड़े कमांडर हैं वो मारे जा रहे हैं। आतंकियों को लगातार जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। जी बिल्कुल रविंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि आतंकवादियों को मारे जाने की पूरी कोशिश की जा रही है और सुरक्षा बलों की तरफ से भी सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। जो ये 2 से 3 आतंकवादी छिपे हैं वो किस इलाके में छिपे हो सकते हैं? रविंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। जी रविंद्र, कुलगाम का रेडवानी इलाका है जी। यहाँ पर सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जब आतंकियों के छिपने के ठिकाने के पास पहुंचे तो उस आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई। अब अभी तक जो है जो लेटेस्ट जानकारी मिल पा रही है, अभी भी फायरिंग जो है वो की जा रही है। 2 से 3 आतंकियों की आशंका जो है वो जताई जा रही है। वो अंदर मौजूद है और लगातार वो सुरक्षा बलों पर कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं अगर एलओसी की बात करें तो एलओसी पर भी पाकिस्तान हालांकि युद्ध विराम किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन उसके बावजूद आतंकियों की खेप भेज रहा था। लेकिन सुरक्षा बल जो है सेना वहां पर होती है और वो पूरी तरह से उसके जवान जो है वो मुस्तैद हैं। और उन्होंने जब एक दल को देखा तो उसके बाद फायरिंग शुरू हुई और लगातार जो है एक आतंकी जो है वो मारा गया। हालांकि एक जो कहा जाए कि सुंदरबनी के इलाके में पिछले 9 दिनों से ऑपरेशन जो है अंजाम दिया जा रहा था, क्योंकि कुछ संदिग्ध जो है वो वहां पर देखे गए, जिसमें बीते कल भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 आतंकी मारे गए हैं। अभी भी वहां पर ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जी चलिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट में आज चिराग पासवान की अर्जी पर सुनवाई होगी और ये सुनवाई लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे को लेकर होगी। बता देते हैं कि चिराग पासवान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें उनके चाचा पशुपति पारस की अगुवाई वाले गुट को सदन में एलजेपी के तौर पर मान्यता दी गई थी। आपको बता देते हैं कि शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी और यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में एलजेपी के सांसद पशुपति पारस को मंत्री
बनाए जाने और उससे पहले लोकसभा में एलजेपी संसदीय दल के नेता बनाने के दोहरे झटके से तिलमिलाए चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यहां चिराग पासवान ने पार्टी संविधान की दुहाई देते हुए धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी विरोध और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के लिए यहां पार्टी जो है वो पशुपति कुमार पारस को पहले ही पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है और अब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने पर पार्टी कड़ा ऐतराज दर्ज कराती है। चिराग पासवान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री जी के इस अधिकार का पूर्ण सम्मान है कि वो अपनी टीम में किसे शामिल करते हैं और किसे नहीं करते, लेकिन जहां तक एलजेपी का सवाल है तो पशुपति पारस हमारे दल के सदस्य नहीं है। पार्टी को तोड़ने जैसे कार्यों को देखते हुए उन्हें मंत्री और उनके गुट से बनाया जाए तो एलजेपी का कोई लेना देना नहीं है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है आज चिराग पासवान की अर्जी पर, क्या कुछ जानकारी? तरीके से बात करें चिराग पासवान की और जिस तरीके से चाचा और भतीजे के अंदर कहीं ना कहीं जो विवाद चल रहा था वो कहीं ना कहीं कोर्ट का रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान ने याचिका लगाई है हाईकोर्ट के अंदर के जो चाचा है वो कहीं ना कहीं हर तरीके से पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और जिस तरीके से मंत्रिमंडल के अंदर उनको जगह मिली है उससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान यानी कि कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी की जो मुश्किल है वो बढ़ती नजर आ रही है और किसी को लेकर चिराग पासवान ने पहले ही अपने चाचा यानी कि पशुपति नाथ को उनको पहले ही बाहर कर दिया गया था पार्टी से, मतलब जिस तरीके से अब जिस तरीके से राज्य मंत्रिमंडल जगह मिली है तो उसके लिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान की कहीं ना कहीं मुश्किलें बनती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो पार्टी उनको पहले से ही हटा चुकी है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर किस तरीके की याचिका लगाई गई है तो उससे कितना सुनवाई होती है और क्या लोक जनशक्ति पार्टी को कितना फायदा हो पाएगा, क्या चिराग पासवान को पूरी वही जगह मिल पाएगी तो पहले रामविलास पासवान की थी या फिर जो उसके चाचा है क्या उनको जगह मिल पाएगी। मगर देखना होगा कि ये हाई कोर्ट के अंदर आज फैसला होगा और देखना होगा कि सुनवाई के दौरान कितने बड़े फैसले लिए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ एलजेपी पर कब्जे को लेकर लड़ाई और तेज होती नजर आ रही है, मौजूदा हालात भी ऐसे दिख रहे हैं और अगर आज हाईकोर्ट फैसला सुनाता है तो क्या लग रहा है कि क्या फैसला हो सकता है हाईकोर्ट का? देखिए बिल्कुल से बात करें चाचा की तो कहीं ना कहीं हर तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को वो अपने हाथों में लेना चाहते थे और कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वो पासवान के बाद में रामविलास पासवान के बाद में वो अपनी पार्टी चलाते हैं, मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं विवाद चल रहा था और वो कहीं ना कहीं कोर्ट का भी रुख करता हुआ नजर आ रहा था तो उससे कहीं नहीं चिराग पासवान ये कहें या फिर रामविलास पासवान की परिवार है वो कहीं ना कहीं खतरे में था और कहीं ना कहीं चाचा के हाथ से अपनी पार्टी को बचाना चाहते थे। मगर देखना होगा क्या आज फैसला क्या होता है, मगर कहीं ना कहीं चिराग पासवान ये भी उसी तरह के बैठे हुए फैसला जो है वो उनके पक्ष में आएगा। जी बिल्कुल राजीव, अब देखना यह है कि हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को लेकर हलचल तेज है और गुरुवार को नामांकन के दौरान कई जगह हिंसाएं और झड़प की घटनाएं भी हुई, लेकिन इस बीच लखीमपुर खीरी जिले के पसगवां ब्लॉक की सपा प्रत्याशी रितु सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की है और उनके कपड़े तक फाड़ दिए हैं। बता दें कि यहां जिले में पसगवां ब्लॉक की सपा प्रत्याशी रितु सिंह ने सत्ता पक्ष के लोगों पर आरोप लगाया। जब वह नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही थी तो रास्ते में मौजूद मोहम्मदी क्षेत्र से बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रस्तावक अनीता यादव के साथ मारपीट की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। आपको बता देते हैं कि यहां नामांकन पत्र दाखिल करते समय उनका नामांकन पत्र भी छीनकर फाड़ दिया गया। यहां पसगवां ब्लॉक की सपा प्रत्याशी रितु सिंह और उनके प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की गई और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर निशाना भी साधा है।
और वहीं यूपी के बरेली में जिला पंचायत चुनावों के बाद हो रहे ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में अपना कब्जा दिखाने के लिए सत्ताधारी दल पुलिस प्रशासन की मदद से अपने प्रत्याशियों को निर्विरोध कराने के लिए विपक्षियों को नामांकन नहीं करने दे रही। यह आरोप आज यूपी के कई जिलों से विपक्ष ने सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों पर लगाया। वहीं एक ऐसा ही मामला रायबरेली में उस समय देखने को मिला जब सपा सरकार के काबीना मंत्री और वर्तमान में ऊंचाहार विधायक ने दीनशाह गोरा ब्लॉक में सपा समर्थित प्रत्याशियों का नामांकन नहीं होने दिया। आपको बता देते हैं यहाँ पे कि पुलिस के आश्वासन पर प्रत्याशी को सुरक्षा में ले जाने के बावजूद भी उसका नामांकन पत्र छीन लिया गया और उसके साथ धक्का मुक्की भी की गई। पूर्व काबीना मंत्री ने इस सबके पीछे मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद को माना है। मजबूरी में हम लोग धरने में बैठे हैं और बहुत अफसोस और दुख है। लोकतंत्र की इस तरह की हत्या हम लोगों ने जीवन में नहीं देखा। दो बार सरकारों में मंत्री रहने का अवसर मिला, लेकिन आज जिस तरीके से सुमन यादव पत्नी राकेश यादव जिनके 38 बीडीसी का उनको समर्थन था, आज यहाँ बैठे हुए हैं। आज वो जो पर्चा भरने आए तो पहले पथराव किया गया, चोटें लगी, लोगों की गाड़ियां तोड़ दी गई, मोबाइल छीन लिया गया। और जो एक बच्चा शिवशंकर यादव चालान शिवमूर्त जमा करने गया था, शिवमूर्त यादव, उसको सुबह 10 बजे से उठा करके अपहरण करके ले गए हैं। और जब हम लोग आए, मैं मौके पे आ गया 2:35 पर, और प्रशासन ने कहा कि आप हमें दीजिए प्रत्याशी को और प्रस्तावक को, हम लेके जाते हैं, हम पर्चा दाखिल कराते हैं। पुलिस अपनी सुरक्षा में लेके गई और वहाँ पर पर्चा छिनवा दिया गया उनका। निर्विरोध होने के खातिर मेरा पर्चा छीना गया। पुलिस के साथ में हम लोग 4 लोग जा रहे थे अंदर जमा करने के लिए, तब मेरा पर्चा छीन लिया गया है। एक लोग आए छीन के लेके भाग गए बगल से। मेरा कान का भी एक गिर गया। कौन लोग छीने हैं? चोट भी तो लग गई आपको? किसने छीना है? हम गिर गए थे, ये देखो चोट दिखाई, यहाँ गिर गए, यहाँ पे। पर्चा किसने? अब हम नहीं जानते कौन गुंडा था। किसका था? स्वामी प्रसाद मौर्य का था। पुलिस की मौजूदगी में? पुलिस थी, पुलिस की सुरक्षा में हम लोग साथ में 4 लोग जा रहे थे। फिर पुलिस भी साथ में थी, कह रही चलिए हम जमा करवाएंगे। और उधर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कोरोना को लेकर कहा कि हर्षवर्धन जी ने कोरोना के समय में पीपीई किट का प्रबंधन किया और पीपीटी यहाँ किट का प्रबंधन करते हुए उन्होंने अपने समय में अच्छा काम भी किया है। इसके साथ ही आरपी सिंह ने किसानों को लेकर कहा कि जितने किसान धरने पर बैठे हैं, पंजाब आकर चुनाव लड़ने की योजना बना रखी है। उनकी आम आदमी पार्टी से बातचीत भी जारी है। इतना काम कभी किसी हेडमास्टर ने किया नहीं। वो कोविड की पहली लड़ाई थी, जब देश के पास एक भी टेस्टिंग सेंटर नहीं हुआ करता था, देश के पास अपने पास पीपी किट नहीं हुआ करती, देश के पास अपने मास्क नहीं हुआ करते थे। उस सबसे लेकर वैक्सीनेशन तक की जो तैयारी है वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ही की थी। लोकतंत्र पर धब्बा है कि पुलिस का उपयोग उन लोगों को धमकाने के लिए किया जा रहा है जो शिकायत कर रहे हैं, जिनके घर वालों को मारा गया, जिनके बहू बेटियों के साथ रेप किया गया, जिनके घर बार जला दिए गए, जिनके लूटपाट की गई। अगर वो शिकायत करने जाती है, पुलिस उनको धमकाती है कि तुम शिकायत करने मत आओ, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा बनाएंगे। तो एनएचआरसी ने इसका कॉग्निजेंस लिया है और मुझे लगता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसके ऊपर एक्शन भी लेगी। किस तरह इसका विरोध भी कर रहे हैं? राकेश टिकैत ने इसका विरोध किया है। देखिए, सुनिश्चित है पंजाब चुनाव के अंदर जितने किसान नेता यहाँ बैठे हैं, इनमें से ज्यादातर जाकर पंजाब में चुनाव लड़ेंगे और सुनिश्चित उनकी तैयारी है। और वो जो मेरी जान। और वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के गाजियाबाद में दिए बयान से तो लग रहा था कि संघ मुस्लिमों में पैठ बनाने की कोशिश में है। तो यहाँ प्रभु श्री राम की तपोभूमि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में अब उसका निहितार्थ समझ में आ रहा है। आपको बता देते हैं कि अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की मुख्य बैठक शुरू होने से पहले कोर ग्रुप सदस्यों की संक्षिप्त बैठकों में हुए विचार विमर्श से ऐसा प्रतीत होता है कि यहां राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने की पहल करेगा। गुरुवार को कोर ग्रुप की बैठक में योगी सरकार के कामकाज और उसके जनप्रभाव को लेकर भी चर्चा हुई। और उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों और मॉब लिंचिंग पर दिए बयान की कई मुस्लिम राष्ट्रीय और सामाजिक संगठनों ने सराहना की है। आपको बता दें, यूपी के मेरठ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और प्रवक्ता यासूब अब्बास ने मोहन
भागवत के बयान को राजनीतिक बयान का करार देते हुए आलोचना की है। आपको बता दें, बोर्ड के प्रवक्ता यासूब अब्बास का कहना है कि भागवत का बयान मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश है। जिस तरह से ओवैसी यूपी इलेक्शन के मैदान में उतरने का ऐलान करके मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से यासूब अब्बास का ये कहना है कि मुस्लिम वोट को इस देश की राजनीति में एक अहमियत और हैसियत है। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। आरएसएस के सरबराह जनाब मोहन भागवत जी का जो बयान आया, तो जो मॉब लिंचिंग के हवाले से, जो मुसलमानों के हवाले से उन्होंने बातचीत की है, मैं उस बातचीत का विरोध करता हूँ। इसलिए कि एक फ़िरक़े को टारगेट करना ये गलत है, और आप हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से इस मुल्क में अलग नहीं कर सकते हैं। क्या अभी आपने नहीं देखा कि कोविड के जो सेकेंड वेव आई तो उसके अंदर हिंदुओं की लाशें मुसलमान और मुसलमान की लाशें हिंदू उठा रहे थे। ज़रा से हालात बेहतर हुए तो फिर हिंदू और मुस्लिम की बात होने लगी, और फिर मॉब लिंचिंग में मुसलमानों को खींचा जाने लगा। जहाँ के ऊपर मॉब लिंचिंग कोई कर रहा है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए है, वो किसी भी धर्म से हो। जहाँ तक हिंदू और मुसलमान की बात है, हिंदू और मुसलमान हमारे मुल्क की दो आँखें हैं, और हमारे मुल्क सेकुलर मुल्क है हिंदुस्तान। इस सेकुलर मुल्क को कुछ लोग कम। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले कई महीनों से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से यहां अपील की कि वो अपना जो धरना है वो खत्म करे और सरकार से बातचीत करे। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा मंडियों को कभी भी खत्म करने का नहीं था। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने बजट में यह प्रावधान किया कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि इसे और मजबूत किया जाएगा। समिति समाप्त नहीं होगी। नए सुधार कानून आने के बाद भी यह भारत सरकार बार बार कहती रही है। बजट के समय भारत सरकार ने घोषणा की थी कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके लिए एपीएमसी पात्र होगी। आज मंत्रिपरिषद की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई और आज ये निर्णय हो गया है कि मंडी समिति भी 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर की पात्र होगी। वो इस योजना का लाभ ब्याज की छूट में भी ले सकते हैं, लोन के लिए भी ले सकते हैं, बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों के कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर चिंता जताते हुए कहा कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि एक छोटी सी गलती के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और जिससे महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। पीएम मोदी ने भीड़भाड़ वाली जगहों के चित्र और वीडियो को हवाला देते हुए कहा कि यह अच्छा दृश्य नहीं है और इससे हमारे भीतर भय की अनुभूति होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद विस्तार के एक दिन बाद मंत्रियों से बातचीत की और कहा कि लोग बिना मास्क लगाए और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं और सामाजिक दूरी का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने ये सब बातें मंत्रियों से कही और जोर देकर कहा कि महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई और पूरे जोर शोर से जारी है और टीकाकरण अभियान और जांच की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। आपको बता दें यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा और इस मुद्दे पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब देश में लापरवाही की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने मंत्रियों से भी यही आग्रह किया कि अब लापरवाही ना बरती जाए क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे, हालांकि अब मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन बावजूद इसके अब हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अपील की जा रही है लोगों से और पूरे देश को कि आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देश में लापरवाही की कोई जगह नहीं है।
बढ़ती महंगाई को लेकर पणजी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया और इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि देश में रोजाना तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और जिसे लेकर जनता भारी आक्रोश में दिख रही है। We have started the protest. We have been starting and we have been doing this protest for a long time. But nothing goes on the deaf ears of the BJP. Today, you must have seen Mahilas. They have come from far off places, from various constituencies. Although they don't have the buses, transport, although they don't have anyone to drop them, still they have somehow has managed to come here all the way to Panjim from far. और वहीं यूपी के सीतापुर जिले के थाना कमलापुर इलाके में कसमंडा ब्लॉक में नामांकन के दौरान जमकर बवाल हो गया। नामांकन करने जा रही निर्दलीय उम्मीदवार को रोकने को लेकर बवाल के दौरान हथगोले चले और कई राउंड की फायरिंग भी की गई। आपको बता दें, घटना के बाद काफी ज्यादा भगदड़ मच गई और पुलिस मौके पर मूक दर्शक बनी रही और इस घटना का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फायरिंग और गोली की आवाज, उठता हुआ धुआं और भागते हुए लोग साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और वहीं यूपी के महोबा में मां के साथ गए वैक्सीनेशन कराने के लिए 8 वर्षीय मासूम की आयुष्मान उप स्वास्थ्य केंद्र का जर्जर खंभा गिरने से दबकर मौत हो गई। तो यहां मासूम की खंभा गिरने से मौत हो गई। बता दें कि मासूम की दर्दनाक मौत से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में मौके पर पहुंचे एसडीएम ने मासूम के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया है। जी राम सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम प्रधान हैं? जी जी। क्या घटना घटित हुई आज? घटना ये यहाँ एमएन सेंटर पे वैक्सीन लग रही थी, उसके वैक्सीन के दौरान तो बच्चा आया, गेट हला उगला और गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। कैसे साल का बच्चा रहा होगा? 7-8 साल की। फिर ग्रामीणों ने जाम लगाया मुकमार में? हम जाम भी लगाया है। कितने घंटे जाम चला? कम से कम वो बच्चा को ऊपर गिर गया करके बोल रहे हैं, तो मॉर्निंग रेन भी हुआ है, तो उसकी वजह से ये हुआ है। तो हम शासन की तरफ से जो भी हमारे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेंगे वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी नेचुरल डिजास्टर के उसमें 4 लाख रुपीस का कॉम्पनसेशन आता है, तो वो हम कर रहे हैं। सर यहाँ पर सुन रहे हैं वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा था, उस दौरान ही हादसा हुआ। हाँ, वैक्सीनेशन का चल रहा है, पर उसका बाहर है कंपाउंड में। और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो यूज़ किया गया था कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कुछ सही तरह से काम हुआ कि नहीं, तो उसमें भी हम मुकदमा दर्ज करा रहे हैं और उसका रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं कि किसने बनवाया था, कब बनाया। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गए हैं और यहाँ एक व्यक्ति ने बताया कि हमारे घर में पानी घुस गया है। हर साल बारिश के बाद जलभराव हो जाता है और भारी नुकसान हो गया है। बता दें कि नगर निगम से कोई अधिकारी देखने के लिए भी नहीं आता। बता दें ये भी कि नागपुर में भारी बारिश से सड़कें और बारिश लबालब है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के नागपुर में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा होने लगी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ हमें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ जब बारिश नहीं हो रही थी तो लोगों को राहत नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ आज बारिश हुई तो कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा होने लगी है, जिसके कारण लोगों के घरों में पानी घुसा है और पानी घुसने के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी पैदा हो गई है। हाँ, ये प्रभाग क्रमांक 1 हुडको कॉलोनी है, जहाँ हर कई सालों से पानी जो है लोगों के घर में घुस जाता है। जहाँ की जो नगर सेवक है विक्की कुकरेजा, परमिला मतरानी, सुषमा चौधरी, इनको कई बार कंप्लेंट की। हर साल बरसात से पहले हम उनको कंप्लेंट करते हैं,
कि भी हमारे एरिया में जो है यहाँ पे ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था की जाए, जो पूरा बरसात का पानी घर में घुस रहा, पर कोई भी सुनवाई नहीं है। और इस साल भी कंटिन्यू है ना, इस साल भी आप देखो किस तरह से पानी हमारे घरों में घुस जाता है उड़कू के। ऐसा नहीं कि एक घर, पूरी बस्ती में इतना पानी घुसा हुआ है, कमर इतना बाहर रोड पे पानी, हमने कितना ऊंचा करना। पहले ये NIT के क्वार्टर है, छोटे छोटे उड़कू कॉलोनी के छोटे छोटे घर है, और ऊपर से स्लैब बन चुका है। अभी ये पानी पूरा बरसात में लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है, हमारे घर में पानी घुस गया है। आज है ना, घर में बर्तन मतलब सोने की जगह नहीं, बच्चे बेचारे बाहर खड़े हैं, कहाँ जाएंगे ऐसी अवस्था में। नगर सेवक जो है हर वक्त है ना अनदेखा करते। विक्की कुकरेजा जो है आज जरी पटका को पूरा मल्टीप्लेक्स बना रहे। हम लोग गरीब है, हम लोग इस्लाम एरिया में रहते, शायद इसीलिए हमारे साथ भेदभाव करते और हम ऐसी अवस्था में रहते। कोरोना से लोग अलग परेशान है, और ये ऐसी बीमारियों से अभी ये पानी घर में घुस चुका है। किस तरह से बाथरूम का। और वहीं केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जीका वायरस के आगमन की पुष्टि हुई है और केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 24 वर्षीय गर्भवती महिला में मच्छर से फैलने वाली बीमारी जीका वायरस के पहले मामले का पता चला है। बता देते हैं ये भी कि स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि तिरुवनंतपुरम में जीका वायरस के 13 अन्य संदिग्ध मामले सामने आए। उनका कहना है कि टेस्ट के उनके नमूने पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजे गए हैं, जहां से रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की पुष्टि की जाएगी। मंत्री का यह कहना है कि तिरुवनंतपुरम से भेजे गए 19 नमूनों में से डॉक्टरों सहित 13 स्वास्थ्य कर्मियों के जीका से संक्रमित होने की आशंका है। और भारत श्रीलंका वनडे और T20 सीरीज पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। आपको बता देते हैं कि इंग्लैंड से खेलकर लौटी श्रीलंकाई टीम के बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इससे पहले श्रीलंका से सीरीज खेलने वाली इंग्लैंड की टीम के 3 खिलाड़ी समेत 7 सदस्य पॉजिटिव पाए गए थे। आपको बताते चले ये भी कि भारत श्रीलंका सीरीज 13 जुलाई से शुरू हो रही है। पहले 3 वनडे मैच होने वाले हैं और इसके जस्ट बाद 3 T20 मुकाबले खेले जाने हैं। इंग्लैंड से वापसी के बाद श्रीलंका टीम के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ क्वारंटीन में है, लेकिन यहां ग्रांट फ्लावर के पॉजिटिव आने के बाद आशंका ये जताई जा रही है कि टीम के कुछ अन्य सदस्य भी पॉजिटिव आ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो भारत के साथ होने वाली सीरीज खतरे में पड़ सकती है और अगर ऐसी स्थिति में या तो सीरीज रद्द हो सकती है और या फिर श्रीलंका को नई टीम का चयन करना पड़ सकता है। आपको बता दें श्रीलंका की मुख्य टीम ही इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहद कमजोर खेल दिखा रही है। ऐसे में अगर बी टीम चुननी पड़ी तो टीम का प्रदर्शन और भी खराब हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।